हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। देखिए, आज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बारिश होने वाली है। 27 फरवरी को मैं जो क्वेश्चन आज बताऊंगा वही आ जाएंगे क्वेश्चन। 100% गारंटी है। इसमें मैंने 4 स्टार के क्वेश्चन रखे हुए हैं, 4 स्टार दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए वही क्वेश्चन को मैंने रखा है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। 100% क्वेश्चन सारे के सारे फंस जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 100% 35 नंबर के क्वेश्चन आपको ये वीडियो देखने से मिल जाएंगे। 35 नहीं तो 100% 30 तो कतई पक्के हैं। 30 से 35 नंबर 100% इसी वीडियो को देखने से आपको मिल जाएंगे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है 27 फरवरी को बिल्कुल डिक्टू सही ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। इसका पार्ट 2 जो है अभी जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 घंटे बाद आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। पार्ट 2 देख लीजिएगा तो 100 में से देखो 70/70 आपको नंबर मिलेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 को देख लीजिएगा। 70/70 नंबर आपके पक्के हैं, बिल्कुल कतई कंफर्म है। 70 में से 70 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। उस पार्ट 2 को जल्द ही पार्ट 2 आएगा उसका, ठीक है। इसी का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। चलिए यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन रखा हुआ है वो देख लीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतना है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसे मैं 4 स्टार अभी से दे रहा हूं। 4 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, ठीक है। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक है। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसकी दूरी, तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से इसकी देखो, यहां पर P और Q के बीच की दूरी 10 है। P ये है और Q ये है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 है, 10 मात्रक है। तो मैंने यहां से क्या किया, इसके बीच की दूरी दिखा दी 10 मात्रक, ठीक है। P कितना है, P बिंदु हमारे पास है 2, -3। Q कितना है, ये 10, 22 है। ये 22 हमको पता करना है, ठीक है। इस बिंदु के बीच की दूरी 10 है, हमको 22 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखो कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अग्रवाल अनसोल्वेड पेपर से छांट के रखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इसके, ठीक है। चलो, बताया गया है P और Q के बीच की दूरी 10 है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो P Q के बीच की दूरी। अगर आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी होती तो आप फार्मूला क्या लगाते, आप फार्मूला लगाते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला लगाते। देखो P Q के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 दी गई है। ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। अब x2, तो यहां से देखो ये x1 हो जाएगा, ऊपर वाला x1, y1, x2 और y2, ठीक है। x2 अपने पास कितना है, 10 है, और x1 अपने पास 2 है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना है, y है, और y1 अपने पास -3 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहां से देखो 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब आपको बराबर के इधर या इधर, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड को अंडर रूट की संख्या दिखती तो आपको वर्क कर देना दोनों ओर। आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड अंडर रूट की संख्या, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो कर दो, यहाँ पर लिख दो कि दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। देखो इधर भी वर्क करो, वर्क करने का मतलब ये होता है स्क्वायर लगाना। अभी तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते, तो एक 8×8 = 64 हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, y+3 का होल स्क्वायर। इधर भी जो है वर्क कर दो, यानी स्क्वायर लगा दो। अब इसके स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, इधर हो जाएगा अपने पास 10×10=100, और यहाँ पर हमारा 64 प्लस, इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3×3=9 प्लस 2ab 2×3=6y, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 100 बराबर 64 और 9, 9 10 73, 73 प्लस 6y प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, और प्लस का 73 इधर आएगा, माइनस का 73 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास आएगा लास्ट में 27, ठीक है। इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख लो। प्लस का 27 इधर आएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर गुणनखंड। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिनकी गुणा करें 27 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 6 आए। तो आपकी संख्या क्या हो जाएंगी, 9 और 3। देखो 9 की 3 से गुणा कराओगे 27 आएगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा। तो हमारी संख्या है सोच ली हमने, तो यहाँ पर लिख दो 9y माइनस 3y। 9y से 3y जाएगा, 6y बचेगा, और ये माइनस का 27 आएगा। यहाँ से हमारा y कॉमन है, तो y+9, यहाँ से हमारा 3 कॉमन है माइनस का, तो y+9 बचेगा, ठीक है। अब आप जो है कॉमन वाले को एक साथ लिख लेंगे, और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे। सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब देखो इस वाले को, ये y - का 3 है,
इसको 0 के बराबर डालोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो एक मान हमारे पास कितना आया, y बराबर 3 आया। ठीक है, अब इसको भी 0 के बराबर डालेंगे अब हम। तो जब y प्लस 9 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर अपने पास प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है y के मान कितने आ गए, y के मान हमारे पास आ गए, एक तो 3 आया और एक आया माइनस का 9। तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएंगे 3 कामा माइनस 9। ये हमारा उत्तर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या होगा। एक गोला है, उसका वक्र पृष्ठ हमको दिया गया 36 पाई, हमें गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे अब हम। यहां पर हमको क्या क्या दिया गया है उसको लिख लो। सबसे पहले इसमें दिया है, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। दिया गया है कि गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ हमको दिया गया 36 पाई। ठीक है, तो हमें गोले का आयतन निकालना है। गोले यहां पर हमको क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। यह चीज हमको दी गई है। देखो यहां पर समझो बात को। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। और ये हमारे पास है 36 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 नियम 36। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो आर बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है त्रिज्या आ गई है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो आयतन क्या आएगा, गोले का आयतन पूछा गया था ना, तो यहाँ पर निकाल दो कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, इसलिए इसलिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो यहाँ पर आप इसमें रख करके आंसर निकाल सकते हैं। पाई आर कितना है हमारे पास, 3 गुणा 3, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3×3 = 9 और 9×4 = 36, यानी कि 36 पाई हमारे पास जो है आंसर आएगा। ठीक है, ये 36 पाई लिखा हुआ है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करके लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसमें टिक वगैरह लगाने की कोई जरूरत है नहीं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में यदि बीडी एसी पर लंब है और सी एबी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एईसी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी का। इसका चित्र मैं यहां पर बनाना भूल गया हूं, तो मैंने यहां पर बना लिया है, देख लीजिए यहां पर। ठीक है, तो ये हमें चित्र दिया गया। सबसे पहले इस चित्र को बढ़िया करके बना लो। ठीक है, ये हमारे पास यहां से सी है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है, यहाँ पर वी है, यहाँ ए है और यहाँ पर डी है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया क्या गया उसे लिख लो। दिया है यहाँ पर ये लंबवत है, यहाँ पर ये चीज जो है यहाँ पर लंबवत है। चलो, क्या क्या दिया गया हमें, दिया गया है कि जो बीडी है, ये बीडी जो है ये एसी पर लंब है। बीडी किस पर लंब है, एसी पर। और क्या दिया गया है हमें, और दिया गया है जो ईसी है, जो सीई है, जो सीई है वो एबी पर लंब है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, लिख दो। हमें सिद्ध, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 2024 में आने की प्रबल संभावना है, हाईली चांसेस इस क्वेश्चन के। समझ के चलो आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ए ए बी डी क्या है, यहाँ पर दिया गया है, रुक जाइए यहाँ पर देख लेता हूं मैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई सी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। ये चीज हमको जो है सिद्ध करके दिखानी है। तो ए सी कहाँ है, देखो ए ई सी और ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो कोण बराबर दिखा देंगे। अगर हम दो कोण बराबर दिखा देंगे तो आराम से समकोण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो कोण बराबर दिखाए ना, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दो कि त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी वी में, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि जो कोण ए है वो कोण ए के बराबर है। कोण ए बराबर कोण ए क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ यानी दोनों में है। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों ओर। देखो कोण ए जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण ए आ रहा है।
ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो गया। और आप देखेंगे कि कोण जो डी है इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में जो कोण डी है, जो कोण डी है वो कोण इस वाले त्रिभुज में इसके बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर लिख दो कि दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो कोणों को बराबर दिखा दिया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ का जो कोण होगा वो यहाँ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो इसलिए ए नियम से, ए नियम क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो लिख दो इसलिए जो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ई सी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज एडीवी के। ये हमारे पास सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब सिद्ध कैसे हुआ, क्योंकि हमने दो कोण बराबर दिखा दिए तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है कि 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब मां और समापवर्तक को शॉर्टकट में लिखेंगे सा। तो हमें मासा निकालना है, मासा यानी एचसीएफ हमको पता करना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, वो चीज हमको बतानी है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 272 और 1032। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा भाई, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं, रुक जाइए भी 2 मिनट। देखिए यहाँ पर अपने पास संख्या है 272 और 1032, 272 और 1032। चलिए इनका हमें निकालना है एचसीएफ, तो आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले 272 का गुणनखंड कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 सते 14, 17 एकम 17। तो यहां से हमारे पास मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। ठीक है, अब 1032 का भी गुणनखंड कर लो यहाँ पर। ठीक है, 1032 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 नेम 18 और 129 जो है 129 से ही कटेगा। तो यहां से अपने पास आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 129। हमसे पूछा गया था मासा, तो मासा हमारा जो है आ गया है। देखो मासा क्या होता है, मासा का मतलब है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ जो आया है हमारे पास वो क्या आया है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों तरफ कॉमन होता है। तो दोनों तरफ क्या है यहाँ पर, ये इसका जो है बॉक्स बन जाएगा, इसका बॉक्स बन जाएगा, इसका बॉक्स बन जाएगा, इसका तो बनेगा नहीं। तो बस आंसर हमारे पास आ गया। देखो बॉक्स वाले को एक बार लिखना होता तो 2 को एक बार लिख लो, ये बॉक्स है इसको एक बार लिख लो, और ये वाला बॉक्स है इसको भी एक बार लिख लो। ठीक है, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, हमारा जो मासा आएगा, जो एचसीएफ आएगा, जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक 8 होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, चौथे के बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण हमको दी गई है, हमें मूल बराबर है, हमको के का मान निकालना है, मूल जो है बराबर है। यहाँ पर अपने पास समीकरण क्या है, 2x² माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन हमको क्या करना है, हमें के का मान जो है निकालना है, और मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो कि चूंकि मूल बराबर हैं। अच्छा, जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान कितना होता है, 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मूल बराबर होते हैं तो डी यानी विविक्त कर 0 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली समीकरण को शुद्ध करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 2x² है, के की अंदर गुणा करा दो, के की x से गुणा होगी के एक्स आ जाएगा, के की 1 से गुणा होगी तो के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको एबीसी मिल जाएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहां से देखो डी कितना है, 0 है, वी कितना है, माइनस का के है, और 4 इंटू ए 2 है, और के अपने पास, सी अपने पास के है। तो यहां से अपने पास आएगा के स्क्वायर माइनस 4 दुना 8 के। ठीक है, तो यहां से आप के कॉमन लेंगे, यहां से के कॉमन लेंगे तो के माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। तो के बराबर 8 आंसर जो है हमारा हो जाएगा, क्योंकि के गुणा में था, इधर बटे में चला गया तो 0 आ गया,
और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। k का मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेगा। और 2024 में यह क्वेश्चन 100% आएगा, लिख करके मैं दे सकता हूं ये चीज। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे इसको करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है। ये चीज हमारे जो है इसके बराबर हमको दिखाना है इसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को ले लेंगे, बाकी आप इसको लो या इसको लो, आपको आप किसी एक को लेकर के दूसरे के बराबर करना होगा। जैसे कि आप लेफ्ट साइड लोगे तो आपको राइट साइड के बराबर दिखाना पड़ेगा, अगर आप राइट साइड को लोगे तो आपको लेफ्ट साइड के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड लेंगे तो आपको सरल हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, बाकी राइट साइड को हल करके आप ये ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, इसको ले लो। क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारे पास है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप देखें, जब भी आप हर और अंश में देखो, ये देखो अंश और हर में सब कुछ सेम है। देखो ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, केवल चेंज क्या है, चेंज केवल ये है, प्लस ऊपर है, नीचे माइनस, यानी केवल और केवल चिन्ह जो है बदले हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी अगर कंडीशन कभी आती है, ऊपर सेम हो, केवल चिन्ह बदला हुआ हो, तो आपको क्या करना है, हर परमेकरण करना है। क्या करना है, हर परमेकरण करना है। तो इसका हर परमेकरण कर दो। देखो ये माइनस का है ऊपर, अब इसे लिखेंगे तो प्लस का हम लिख देंगे, हर को, हर जो है उसको प्लस में लिख लो। अगर यहाँ पर माइनस में हो तो प्लस में लिख लो, यहाँ पर अगर प्लस में होता तो माइनस में लिखते। ठीक है, अब यहां से हमारे पास देखिए सोल्व करेंगे तो इसकी इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए की घात 2, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो a की घात 2 हो जाएगी। यहां से देखो a माइनस बी, a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो इसको जो है हम अगले पेज पे आपको बताते हैं। यहां से देखिए, यहां से देखो ऊपर क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए है, इसको कुछ भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया है। देखो स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पर लगाएंगे और ये रूट काट देंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इस सबका स्क्वायर हटाते हैं और होल लगा देते हैं, यानी कि सब पर जो है हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये लो मैंने देखो सब पर लगा दिया, मैंने इसका हटा रहा हूं, पूरे टोटल लगा दिया। अब इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोस है ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, साइन के बटे में भी है, एक के बटे में भी, तो इसको अलग अलग लिख लो। 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन ए। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमको ये लाना था, सेक ए प्लस टेन है, तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया है। चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा खत्म हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समीकरण x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूल निकालने हैं, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 7, यहां पर हमको क्या दिया गया है, दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 वेयर जो x है वो क्या है, 3 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 के बराबर हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, सॉरी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो फिर 0 इधर 3 है, तो इधर 0 बराबर 3 तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो है वो 0, चलो इसे छोड़ो। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इस चीज के जो है मूल निकालने हैं। ये समीकरण दी गई है, इसके हमको मूल निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे।
क्योंकि द्विघात समीकरण के अगर आप रूप में लिख लेंगे तो आराम से इसको धराचार फार्मूला लगा करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 एक्स की एक्स से गुणा हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 की 1 से होगी 1 आएगा, ठीक है, और 1 की एक्स से होगी एक्स आ जाएगा, और बराबर में अपने पास 3 है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की एक्स से होगी 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का देखो प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। अगर आप इसमें देखें तो a देखो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो a बराबर क्या है हमारे पास 1 है, b बराबर कितना है माइनस का 3 है, और जो c बराबर है वो है 1। ये हमें मान मिल गए, ये a और ये b और ये c, ठीक है। अब हम इसके मूल निकाल सकते हैं आसानी से। देखो मूल कैसे निकलेंगे, मूल निकालने के लिए आप धराचार फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? धराचार्य सूत्र। तो धराचार्य सूत्र से देखो धराचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से अपने पास x बराबर देखो माइनस v कितना है माइनस का है, ये तो प्लस का हो जाएगा फिर, और यहां से अपने पास बी स्क्वायर, तो b हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर -4a 1 है और c भी 1 है, ठीक है, और बटा में 2a कितना है 1 है। तो यहाँ से x बराबर 3 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 3 3 9 और 4 एकम 4 बटा 2 एकम 2, ये अपने पास आ गया है। अब देखो इसके बाद कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये चीज इतनी चीज क्लियर है। अब इस चीज को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ से x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 प्लस 4 बटा 2 है, यही चीज है ना। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटा 2। अब प्लस में भी है और माइनस में भी है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं, तो लिख दो प्लस लेने पर, तो प्लस लोगे यहाँ पर तो हमारे पास एक मूल आ जाएगा। देखो माइनस नहीं लेना है, केवल प्लस लेना है, अंडर रूट में 13 बटा 2। तो प्लस लेने पर अपने पास मूल आ रहा है ये। अब माइनस लेंगे तो देखते हैं क्या आता है, माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस नहीं लेना है आपको, माइनस लेना है। तो ये अपने पास ये हमारे पास जो है दो मूल आ गए हैं, ये और ये, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि बिंदुओं a कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बिंदु है जो a कामा ए है, ए कामा बी है, सॉरी ए कामा बी है, और इस बिंदु की हमें एक दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया है जो कि माइनस ए कामा माइनस का बी है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस बिंदु की इस बिंदु से कितनी दूरी है, ये हमको बताना है। तो देखो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखो ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट में, मैंने आपको पीछे बताया था दूरी निकालने का फॉर्मूला सवाल नंबर 1 में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा हो जाएगा, देखो x2 कितना है, a है माइनस का, और x1 अपने पास a है, ठीक है, और y2 माइनस का v है, और y1 अपने पास b है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2a इसका स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 दूना 4 ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को जब आप बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल में निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारी जो होगी दूरी होगी इसके बीच की, ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। तो 8वां क्वेश्चन भी आराम से हो गया है। 8वें के बाद 9वां देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। देन आपको थीटा का जो है मान बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। तो यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर बराबर कितना था, कोस थीटा था। चलिए कोस थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा बराबर पता करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से हमको थीटा निकालना है ना, तो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, 2 है
कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस का 1 है तो 1 लिख दो। यहाँ पर अपने पास कोस थीटा, ये हमको थीटा निकालना है तो 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसके स्क्वायर से रूट कटेगा 2 बचेगा, माइनस का 1 बराबर कोस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से अपने पास 1 माइनस 1 बचा है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बराबर कोस थीटा। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 बराबर कोस थीटा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर कोस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ गया, कोस थीटा बराबर 0 आया। तो यहाँ से हाँ आप देखेंगे कि 0, कोस में 0 किसका मान होता है, कोस में 0 होता है कोस 90 का मान, कोस 90 का मान कोस 0 होता है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। अब ये कट जाएगा तो थीटा जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास थीटा आएगा। चलिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके लिख लो। 2024 में 100% चांस है इसके आने के, 100% एक भी चांस नहीं है कि ना आए, 100% आएगा। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर लिख दे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नमा होगा कोई भी हो, चलो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं ना। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर इससे पहले हम सही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आप मान सकते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है तो इनको मान लो कि माना दो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला मान लो, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 1। देखो धन पूर्णांक है, अब मान देखो धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसमें मान लेते हैं पहला जो है दूसरा है, तो ये कब मिलेगा, जब दो में आप एक जोड़ोगे तो अगला वाला मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पहला x है तो दूसरा वाला आपको मिलेगा इस वाले में एक जोड़ने पर। जैसा कि मान लो पहला 5 है तो 6 कब मिलेगा, जब 5 में एक जोड़ोगे। उसी प्रकार से एक क्रमागत है, क्रम से आपको निकालना है। चलो देखो अब यहाँ पर, और हमको बताया गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यहां से पढ़ो, जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्ग, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, x है और क्या है हमारे पास x प्लस 1 है, ये दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों, तो इनका क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, का इनका योग, योग यानी जोड़ कितना है 365 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इनके इनके वर्गों वर्ग कर दिए, का योग योग कर दिया, कितना है 365 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर दे और आंसर आ जाएगा। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये अपने पास 2x है 365, ये 1 इधर जो आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के यहाँ कट कर सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का x बराबर 364। अब यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 364 बटा 2, गुणा में बटा में आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 182। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां पर ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 182 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 1 आए। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 13 और 14। देखो 13 और 14 की जब गुणा कराओगे तो 182 आएगा, 14 से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो उन संख्याओं को यहां पर लिख दो, 14x माइनस 13x, यहां से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, यहां से आप 13 कॉमन लेंगे माइनस का, तो x प्लस 14 बचेगा और बराबर में 0 है। ठीक है, इसके आगे देखिए कैसे करेंगे, इसके आगे यहां पर देखो, यहां पर इस कॉमन वाले को एक साथ लिख लो,
x माइनस 13 को एक साथ लिख लो, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो, x प्लस 14 2 बार है ना तो एक बार लिख लो, और बराबर 0। गुणनखंड जैसे करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहा हूं मैं, जैसे गुणनखंड किया जाता है, तो गुणनखंड ही तो यहाँ पर है तो गुणनखंड कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला भी 0 के बराबर है, ये वाला भी 0 के बराबर, तो एक एक करके 0 के बराबर डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को x माइनस 13 इसको 0 के बराबर डालते हैं, तो x बराबर अपने पास मिलेगा 13। तो यहां से हमें पता चल गया जो पहला क्रमागत पूर्णांक था हमने x माना था, तो x बराबर 13 आ गया, तो यानी कि पहला है जो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो 13 होगा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा हमें एक जोड़ देना है, यानी कि दूसरा 14 होगा। 13 में एक जोड़ोगे तो 14 मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहला अगर 6 है तो अगला वाला 7 कब मिलेगा, जब 6 में एक जोड़ोगे। हमें पहला 13 मिल गया तो अगला मिलेगा 13 में एक जोड़ने पर 14। तो यहाँ पर लिख दो, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13। ठीक है, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या माना था, x प्लस 1 माना था, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे, 13 प्लस 1 करेंगे तो अपने पास 14 आएगा। ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा कि अतः अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आएंगे, 13, 14 आएंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। एग्जामिनर केवल इतनी चीज को देखेगा और आपको नंबर दे देगा, बिल्कुल आंसर सही आया, 13 और 14 ही इस क्वेश्चन के उत्तर आना था। जैसे कि मान लो मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आंसर चेक करूंगा। मैं क्वेश्चन, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो कि मैं आपका क्वेश्चन चेक करूं कैसा है, मैं आपका डायरेक्ट आंसर चेक करूंगा और देखूंगा हाँ 13 और 14 इस क्वेश्चन का आंसर था, बिल्कुल सही किया है, तो फिर ये पूरे नंबर 3 ले रहा है, तो 3 नंबर आपको मिल गए। ये ऐसे में जो है चेक करता है एग्जामिनर, तो आंसर बिल्कुल इस तरीके से हाईलाइट करके दिखिएगा। चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। यहां पर सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है। इसकी ऊंचाई हमको 12 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी त्रिज्या हमको दी गई 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी ये तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है, ये हमको निकालनी है, हमें निकालना है एल। तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले दिया है, यहां पर हमको दिया गया है h बराबर 12 सेंटीमीटर, और r यानी त्रिज्या जो दी गई है वो 3.5 दी गई है, l हमसे पूछा गया है। तो l यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो l बराबर अपने पास आ जाएगा h स्क्वायर, h 12 है तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3.5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो l बराबर देखो 12 भरे में 144, और 3.5 गुणा 3.5 करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ऐसा कर लीजिए, 3.5 गुणा 3.5, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35, तो 7 सते 49 बटा 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 12.5, देखो 12.25 आएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे अगर आप तो आएगा 4 5 6 156, 156.25, तो एल बराबर आ जाएगा 12.5 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास जो है तिर्यक ऊंचाई होगी 12.5 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल निकालने का तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, उसमें क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। यहां पर दो घन है हमारे पास, ठीक है, एक घन ये है हमारे पास, बना लेता हूं सबसे पहले तो भैया, ये घन है, इसको ऐसे मिला दो, इसको यहां से, इसको यहां से, और इसको यहां से। एक घन दो घनों की फलकों को मिला करके, दो घन है उनको मिला करके, तो सबसे पहले दो घन बनाओ, एक घन बन गया, एक और घन बना लो, इसको ऐसे जो है मिला दो। आयतन 64 है, इसका आयतन भी 64 है, इसका आयतन भी 64 है। ठीक है, दोनों घनों का आयतन 64 है। ठीक है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इन्हें जोड़ करके,
ये घन ये था, एक घन ये था, इन्हें क्या किया, जोड़ा गया। मतलब इन्हें आप क्या कीजिए, इन्हें जो सटीक लाइए, यहाँ पर सटीक लाइए तो देखो क्या बनेगा, घना बन जाएगा ना, तो घना भी बनेगा क्योंकि लंबा बनेगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास घना बन जाएगा इस टाइप से, ये अपने पास देखो घना बन गया। इस घन को मिलाकर के घना बना है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, 2024 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्या हम करेंगे, यहां पर दिया गया है हमें, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर हमको दिया गया है कि घन का आयतन 64 है, इस घन का आयतन भी 64 है, इस घन का आयतन भी 64 है, तो जो इसका आयतन होगा भाई इसका आयतन है, तो कह सकता हूं कि मैं घन का आयतन कितना है, 64 है। मान लीजिए इस घन का आयतन मुझे 64 दिया गया और यहां से मैं इसकी भुजा पता कर सकता हूं। अब आयतन पता है तो भुजा आराम से पता कर सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, ठीक है। तो यहां से अपने पास, यहां से हमको भुजा मिल जाएगी, यहां से क्यूब चढ़ जाएगा ना। तो बताइए 64 का घनमूल कितना होता है, ये होता है 4। तो भुजा हमारे पास आ गए 4 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला जो घन है ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। ये 4 मीटर है या हाँ 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर भुजा है ये वाली, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 सेंटीमीटर फिर ये भी होगी, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है तो फिर भुजा भी बराबर होगी। अब इन्हें मिला दिया जाता है भैया। देखो यहाँ पर ये घन था, ये पिछला वाला घन ये वाला घन है, और ये वाला जो है ये घन है। ये घन अलग मैंने काट दिया, इसको मैंने ऐसे काट दिया, तो ये वाला घन है और ये वाला घन है। तो ये वाला 4 है, ठीक है, ये वाली भी 4 भुजा है। तो इसकी लंबाई ये है, इस घनाभ की लंबाई ये है, तो 4 ये और 4 ये, यानी कि जो घनाभ की लंबाई होगी वो 8 होगी। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर चूंकि घनाभ की लंबाई बराबर 4 प्लस 4 बराबर एल बराबर आ जाएगा, लंबाई एल मान लो, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। देखो भैया समझो बात को। अब इन्हें जब सटीक लाओगे, इन्हें पास लाओगे बिल्कुल, तो 4 ये और 4 ये, तो इसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी बिल्कुल घनाभ की, तो 4 4 8 हो जाएगी। और बाकी ऊंचाई वही रहेगी, देखो ऊंचाई इसकी सेम है बिल्कुल, तो ऊंचाई जो है बिल्कुल सेम रहेगी, चौड़ाई भी बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, तथा घनाभ की ऊंचाई h बराबर होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया 4 ये है तो 4 ये भी होगी और 4 फिर ये भी होगी, ठीक है। तथा घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई भी 4 होगी। चौड़ाई ना, ये वाली चौड़ाई, ये भी 4, ये 4 है, ये 4 है, तो फिर ये भी 4 ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा है जो है, इस तरीके से हमें एल बी एच मिल गया है, यानी कि घनाभ की बीमाएं मिल गई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दाएं हाथ का चुटकियों का खेल है, चुटकियों में निकाल लेंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकलता है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि भैया घनाभ की हमें भुजाई वगैरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो पता ही नहीं थी, अब हमने पता कर ली है। तो अब इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, हमसे आयतन पूछा था तो आयतन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला आप लगाएंगे 2 गुणा एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल। दिमाग में डाल लो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणा एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अगर आप, तो 2 गुणा एल, एल अपने पास 8 है, बी अपने पास 4 है, बी अपने पास 4 है, एच अपने पास 4 है, और ये 4 गुणा 8, तो यहां से हमारे पास 8 चकू 32, 4 चकू 16 और 8 चकू 32। तो यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, 32 32 64 प्लस 16, तो यहां से 6 4 10, 6 7 8 80, 2 8 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपको ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से मैंने समझाया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों अभी कितनी उम्र के हैं वो हमको पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें ना तो पिता की उम्र पता है, ना तो हमें पुत्र की उम्र पता है। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र y है, क्योंकि जो पता नहीं होता फिर उन्हें मानना पड़ता है। तो यहाँ पर माना पिता की उम्र x है, पिता की वर्तमान, ऐसे मान लो वर्तमान, वर्तमान पिता की वर्तमान उम्र x है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र लिखो या आयु लिख दो, आयु सही है, आयु लिखिए, इसकी मान लेता हूं बाई है। पिता की x और पुत्र की वायु, पुत्र की बाई। ठीक है, चलिए यहां पर हमारी जो पहली शर्त है वो देखते हैं क्या है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में हमसे बताया गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मतलब पिता की उम्र जो y है वो पुत्र की उम्र, सॉरी यहाँ पर जो है, रुक जाइए, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई। क्या है यहाँ पर, पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र y है। ठीक है, क्या है, y है। तो क्या है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पुत्र की उम्र y है तो इसकी 7 गुनी, 7 गुनी यहाँ पर कर दो, मैंने 7 गुनी कर दी। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 7y। ये पहली समीकरण अपने पास बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है। अगली शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त में बताया गया है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, चलो पहले हम पता करते हैं 2 वर्ष पहले आयु उनकी कितनी होगी। देखो यहाँ पर 2 वर्ष पहले, तो लिख दो यहाँ पर 2 वर्ष पहले। देखो अभी अभी पिता जो है x वर्ष के हैं, मान लेता हूं अभी उनकी आयु जो है x है। तो 2 वर्ष पहले आप क्या करोगे, इसमें से 2 घटाओगे। जैसे कि अभी मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है या 15 साल, मान लो आपकी उम्र भी 15 साल है, तो अभी से 2 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी होगी, आप 2 घटाओगे, अपनी आयु से 15 से 2 घटाओगे तो आप बचाओगे 13 साल मेरी उम्र है। आपने 2 घटाया, यानी कि पहले के लिए आपको घटाना है। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी x-2, यानी वर्तमान आयु से 2 घटा देंगे। इसी प्रकार से 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 22 है अभी, तो 22 से 2, 22 जो 22 है उससे 2 घटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार देखो, जो दूसरी शर्त है वो कहा गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। अच्छा, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले हम जो पिता की उम्र है ये इतनी है, क्या है, x-2 है, और पुत्र की उम्र कितनी है, y-2 है। क्या बताया गया है, कहा गया है कि पुत्र की उम्र की 13 गुनी, पुत्र की उम्र ये है, इसकी 13 गुनी, तो 13 गुनी कर दो। समझ गए नहीं समझ गए, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है, एक्स वाई निकालना है। अब यहां तक समझ गए, तो ये पुत्र की थी 13 गुनी कर दी, x-2 बराबर, यहां से 13 के अंदर गुणा कराएंगे तो 13y, 13 दूना 26। ठीक है, तो यहां से आप x का मान भी रख सकते हैं क्योंकि x बराबर 7y दिया गया है। ठीक है, तो x बराबर 7y यहां पर हम रख देंगे, 7y माइनस के 2 बराबर 13y-26। यहां से आप जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से घट जाएगा तो 6y बचेगा, माइनस का जाता तो माइनस का बचेगा, 26 से 2 चला जाएगा, प्लस का जाता प्लस का बचेगा, 24 बचेगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 24, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 चौक 24। तो जो y बराबर आया है वो 4 वर्ष आया है। ठीक है, यहां पर 4 वर्ष आ गया। ठीक है, चलो अब आगे हम, 4 वर्ष आ गया, अब इस y का मान जो है, इस y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख करके x का मान निकाल लेंगे। जो 22 आया है ये पुत्र की उम्र आ गई है, पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो 4 वर्ष है। ठीक है, अब इस 22 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दो कि 22 का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारे पास थी x बराबर 7, 22 की जगह पर 4 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 7 चौके 28। तो यहां से ऐसे लिख दीजिएगा कि अतः पुत्र
की वर्तमान आयु 4 है तथा पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष होगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने कोचिंग में कराए हुए क्वेश्चन, अपनी कोचिंग जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पढ़ाए हैं, ये आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन 100% गारंटी रह सकता हूँ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले भूमि बताई गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, भूमि बना लीजिए, यानी कि जमीन बना लीजिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज करता हूँ ये हमारे पास भूमि है। तो यहाँ कहीं पर एक बिंदु X है, तो सपोज करता हूँ यहाँ पर X, वहां मान लो यहाँ पर एक बिंदु X है। ठीक है, ये माना जो है बिंदु X है। X से देखो, X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, X से मान लेता हूँ यहाँ पर इतनी दूरी पर एक टावर खड़ा है। टावर ये PQ है। क्या है, एक टावर PQ। ये टावर हमारे पास क्या है, एक PQ टावर है। ये PQ टावर है कि शीर्ष Q का उन्नयन कोण, ये शीर्ष Q है, इस X से इस Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये चीज हमको दी गई है। ठीक है, आगे बताया गया है कि बिंदु X ये है से 40 मीटर ऊंचाई पर, यहां से 40 मीटर, यहां से मैं क्या करता हूं 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु Y, यहां से 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, ये Y बिंदु है। यहां से 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु Y स्थित है, ये बिंदु Y है, देख सकते हैं। ये वाला जो बिंदु Y है ये X से 40 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 40 मीटर है। से इससे Q का उन्नयन कोण, Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस 22 से इस Q का उन्नयन कोण, यहां से इसका अगर आप यहां पे मिला देंगे, इसको इसके समांतर एक रेखा खींच लीजिए। इसके बाद यहां से जो इसका कोण है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको बताना है, तो टावर PQ की ऊंचाई, टावर ये PQ है, इसकी ऊंचाई निकाली है और दूरी PX ज्ञात कीजिए। जो ये PX दूरी ये भी निकाली है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये मान लो बिंदु D है। चलो यहाँ पर तो क्या निकालना है, हमें निकालना है PQ। ठीक है, PQ निकालना है और हमें PX भी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि माना टावर PQ की ऊंचाई, मान लेता हूं ये टावर जो है, हमको तो पता ही नहीं है कितना ऊंचा है, तो इसे हम मान लेते हैं H मीटर ऊंचा है ये टावर। ठीक है, यहां से यहां तक जो है ये H मीटर ऊंचा है। देखो यहाँ पर समझो बात को, ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा क्योंकि समांतर है। ठीक है, तो जो यहाँ पर XP है, ऐसे चूंकि करके लिख दो, चूंकि जो XY है वो किसके बराबर है, PD के बराबर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है इसके बराबर होगी, यानी कि जो PX है, जो PX है वो किसके बराबर होगा, YD के बराबर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 40 है तो ये भी 40 था। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा हमारा H है। क्या है, ये पूरा का पूरा H है। अब इस H से अगर हम इतनी जो है ऊंचाई घटा देते हैं अगर हम, तो हमें पास ये मिल जाएगी, तो ये हमें ऊंचाई मिल जाएगी। समझिए बात को, ये पूरा का पूरा H है, इस पूरे के पूरे H से हम इतनी घटा देंगे, यानी कि इस पूरे H से हम 40 मीटर को घटा देंगे, तब हमें ये वाली जो ऊंचाई है मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो इतनी चीज क्लियर है, अब आंसर तो आ ही जाएगा। सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले त्रिभुज में चलिए। ये छोटा त्रिभुज है ये वाला, तो त्रिभुज QYD में, तो त्रिभुज QYD में, इस त्रिभुज में आप टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इतनी चीज क्या ले रहे। अब देखो थीटा, इसका थीटा 45 डिग्री है और इसमें लंब अपने पास है H माइनस का 40 बटा आधार। आधार अपना क्या है YD है। क्या है, YD है। ठीक है, टेन 45 का मान 1 होता है, H माइनस का 40। इस YD की जगह पर हम PX लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है YD PX के बराबर होगा।
अब यहाँ से px की 1 से गुणा करा देंगे तो px बराबर हमारे पास आ जाएगा h माइनस का 40। ये अपने पास जो है पहली समीकरण बन गई है। ठीक है, अभी px नहीं निकला है, अभी h निकालेंगे फिर इसमें मान रखेंगे तो px यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। अभी तो हमको सबसे पहले h निकालना पड़ेगा। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज क्यू एक्स पी में। ठीक है, त्रिभुज क्यू एक्स पी में इस वाले त्रिभुज में आप टेन 60 लेंगे क्योंकि 60 है तो लंब। इस वाले त्रिभुज में लंब अपना h है। ठीक है, आधार कितना है, आधार px है। ठीक है, तो आधार यहाँ पर px लिख देंगे। देखो टेन 60 का ही ना, तो टेन 60 है ना, बिल्कुल हाँ ठीक है। तो टेन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3 h बटा px की यहाँ पर गुणा करा देंगे, इसके बटे कुछ तो 1, h की 1 से गुणा होगी तो h आएगा, px की √3 से गुणा होगी तो √3 px हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। देखो यहाँ पर इसके बाद यहां से देखिए h बराबर √3 px की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट से रख सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में px बराबर हमको दिया गया है, तो यहां पर हम रख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, h माइनस का 40। तो यहां से अपने पास आ जाएगा h बराबर √3 की अंदर गुणा करा सकते तो √3 h माइनस 40 √3। अब इसको इधर ले आओ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 h बराबर माइनस का 40 √3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर माइनस है, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये कट सकता है, तब यहां से आप जो है माइनस का h जो है कॉमन निकाल लेंगे तो √3 -1 बचेगा और इधर अपने पास बचेगा माइनस का 40 √3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो h बराबर अपने पास आएगा 40 √3 अपॉन √3 -1। यहां पर छोड़ना चाहो तो यहां पर छोड़ करके ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी, आगे बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहीं पर छोड़ूंगा, आगे आप बढ़ा सकते हो। चलो आगे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। क्या है, 40 √3 है, नीचे अपने पास क्या है √3 -1। आप यहाँ पर छोड़ करके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे अंडर की संख्या नहीं होती तो इसका हर परमेकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस अपॉन √3 + 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 दूना 4। तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 20 √3 इंटू √3 प्लस 1। ये अपने पास जो है ऊंचाई निकल के आ गई है। हमारे दोनों आंसर सही है, हम इसको मान लेते हैं, हमारा उत्तर ये है। ठीक है, चलो अब ये हमें ऊंचाई मिल गई तो यहाँ पर लिख दो कि अतः टावर की ऊंचाई h बराबर क्या होगी, 40 √3 अपॉन √3 -1 मीटर होगी। आप इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें px भी तो निकालना था ना, हमें तो px भी निकालना था। तो px आप यहां से देखिए, px बराबर h माइनस 40, तो h का मान मैंने जो भी निकाला है, अभी मैंने ये निकाला h बराबर, तो ये वाला जो है यहां पर रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में px बराबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया, h माइनस का 40। तो px बराबर h का मान आप यहां पर ये वाला रख दीजिए, 40 √3 बटा √3 -1 माइनस का 40। ये हमारे पास जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। बाकी सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसकी इससे करा करके, तो बाकी फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद इसका हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर भी, और इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो 100% श्योर हो जाओ आपके क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। आपने अगर अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, 100% कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अरे कोई क्वेश्चन की मैं नहीं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन इस बात की जरूर से गारंटी लेता हूं कि आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 30 से 35 नंबर आपके 100% आप पेपर करके आ जाएंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इसकी अगली वीडियो आ गई वो देख लीजिए, तो 70/70 तय है। ठीक है, तो 70/70 जो है तय है, क्योंकि मुझे पता है कैसा पेपर इस बार बनेगा। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट मैंने रखा हुआ है वो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन,
इसमें हमको दिया गया है कि यदि कोस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 है तो ए और बी का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर हमको सबसे पहले दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है यहाँ पर हमको दिया गया है कोस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो यहां से आप समीकरण पहली बना सकते हैं ए माइनस बी, और ये कोस लिखा हुआ तो लिख दो इसको। और यहां पर आप सोचो कोस में ये किसका मान होता है, कोस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, ये होता है कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का होता है ना। हाँ, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। तो ये समीकरण बन गई पहली। अब आगे हमको दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ऐसे लिख दो कि साइन a प्लस वी बराबर अंडर रूट 3/2। तो यहां से हमारे पास आएगा साइन में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 का, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। ये समीकरण बन गई पहली, सॉरी सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके a और b के मान निकाल सकते हैं। तो जोड़ दो या घटा दो, मैं क्या करता हूं जोड़ देता हूं समीकरण फर्स्ट को सेकंड के साथ। समीकरण फर्स्ट अपने पास है a माइनस वी बराबर, समीकरण सेकंड क्या है a प्लस वी बराबर 60। जोड़ रहा हूं तो ये जो है कट जाएगा, ए 2a हो जाएगा, 60 70 80 90 काटने पर 45। तो a बराबर अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये अपने पास जो है एंगल आएगा, जो कोण a आएगा वो 45 डिग्री आएगा। चलिए अब a का मान आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख करके b का मान निकाल लो। तो लिख दो यहाँ पर a का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट अपने पास थी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी बराबर 30, ए कितना है 45 है, और माइनस का b बराबर 30, तो यहाँ से b बराबर अपने पास आ जाएगा 30 15। ठीक है, तो 15 हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो a और b का मान हमारे निकल के आ गए हैं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जब मैंने पेपर दिए थे तब ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2024 के लिए तो हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तैयार बिल्कुल कर लीजिएगा अगर अभी नहीं किया है तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त किसी चतुर्थांश ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए ये चीज बराबर होगी। तो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, मान लेता हूं ये वाला जो है एक मैंने वृत्त बना लिया है, ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये चतुर्थांश को की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चतुर्थांश बनाऊंगा जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, ऐसे। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वृत्त है यहां पर स्पर्श कर रहा है। देखो यहां पर चतुर्थांश हमारा ABCD है। देखो यहां पर समझो बात को, एक ABCD क्या है, एक चतुर्थांश है, इसके अंदर एक मैंने वृत्त बनाया। ये जो वृत्त है इस चतुर्थांश की हर एक भुजा को स्पर्श कर रहा है। इस वाली भुजा की बात करें तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, मान लेता हूं ये P है, और यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है तो मान लो Q है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो R मान लो, PQR, इसको मान लो S। ठीक है, चलिए ये चीज हमारी क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA बराबर BC प्लस DA। ये चीज हमको सिद्ध करके दिखानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। आ गया क्वेश्चन समझ में, चलो यहां पर देखो। अब सबसे पहले आप गौर करें अगर ध्यान से, तो ये वाला एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक बाहरी बिंदु ये है, एक बाहरी बिंदु ये है, एक बाहरी बिंदु ये है, और एक बाहरी बिंदु ये, हमारी मतलब बाहर का बिंदु है। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि आपको पता है प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से आप प्रमेय 10.1 नहीं, प्रमेय 10.1 नहीं, प्रमेय 10.2 है, सॉरी, प्रमेय 10.2 क्या कहती है, प्रमेय 10.2 कहती है कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से
अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों लंबाई बराबर होती है। ये वृत्त है, इसका बाहरी बिंदु ये है, तो यहां से अगर हम स्पर्श रेखा ये खींची, हमने स्पर्श रेखा ये खींची, तो ये वाली और ये वाली बराबर होगी। और फिर यहाँ पर इसको देख लो, तो ये भी बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं प्रमेय 10.2 से कि एपी, देखिए यहाँ से एपी बराबर एएस, एपी बराबर एपी बराबर एएस, समीकरण पहली मान लो। और क्या है? और अब डी को पकड़ लो। अब डीपी बराबर डी क्यू, डीपी बराबर डी क्यू, ये समीकरण मान लो सेकंड। अब सी को पकड़ लो, ये सी बाहरी बिंदु है, तो सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, समीकरण थर्ड मान लो। अब बी को पकड़ लो। अब जो है बी आर बराबर क्या होगा? बी एस होगा, बी आर बराबर बी एस, तो यहां पर लिख दो कि बी आर बराबर बी एस। ये समीकरण बन गई फोर्थ। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ को जोड़ दो और हमारा जो है प्रूव हो गया है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब इन्हें आप जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा। देखो जोड़ेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ जोड़ दो, ये लेफ्ट वाले इधर, इनको एक साथ जोड़ दो। एपी प्लस डीपी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखिए एपी प्लस डीपी प्लस सी क्यू प्लस वी आर बराबर, इधर आप राइट वाले राइट के साथ जोड़ दो, ए एस प्लस डी क्यू, डी क्यू प्लस सी आर प्लस वी एस। अब देखिए यहां से समझना थोड़ा आसान है, वैसे कठिन भी और आसान भी। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल सरल है। देखो हमें जो लाना है उसी प्रकार से यहाँ पर हम चलेंगे। हमें लाना क्या है? हमें ए बी चाहिए। तो यहाँ से देखो ए बी कहाँ पर मिलेगी? तो ए बी तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन आप ऊपर देखें चित्र में तो ए बी ये है। अब ये पूरी की पूरी ए बी कब मिलेगी? जब आप ए एस प्लस एस बी करेंगे। तो हमें अगर ए एस और एस बी मिल जाए तो काम चल सकता है। तो ए एस हमारा कहीं पर है नहीं, तो ए एस नहीं है, लेकिन एपी बराबर ए एस है, तो इस एपी की जगह पर हम क्या करेंगे? ए एस लिख देंगे। ठीक है? और हमें क्या चाहिए? देखो ए एस मिल गया, फिर हमें एस बी चाहिए, एस बी। अब एस बी कहां पर है? एस बी ये है बी आर के बराबर। तो कहने का तात्पर्य इस बी आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? इस बी आर की जगह पर हम लिख देंगे एस वी। अब देखो ए एस प्लस एस बी, हम इसकी जगह पर ए बी लिख देंगे, ए वी, ये प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हमको क्या चाहिए? सी डी, हमें चाहिए सी डी। तो सी डी कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा सी डी। तो सी डी कब मिलेगा? तब जब आप सी क्यू प्लस क्यू डी करेंगे। तो सी क्यू यहां पर ढूंढो, देखो सी क्यू ये हमारे पास है, सी क्यू प्लस सी क्यू के बाद हमें चाहिए क्यू डी। अब क्यू डी कब मिलेगा? तो यहाँ पर हमारे पास डीपी बचा है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जो डीपी है वो क्यूडी के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्यूडी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर सी क्यू प्लस क्यूडी, सी क्यू प्लस क्यूडी, इसको जोड़ते हैं इसको और इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा? सी डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सी डी लिख देंगे, इसकी जगह पर सी डी बराबर है, बराबर लगा दो। अब देखो यहाँ से इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी सी। तो बी सी यहाँ पर है। तो बी सी कब मिलेगा? जब आप बी आर में आर सी को जोड़ेंगे। तो बी आर हमारे पास क्या है? बी आर तो है नहीं, लेकिन आर सी हमारे पास पहले है। अब हमें बी आर चाहिए, तो बी आर आप देखें अगर, तो यहाँ पर बी आर जो है बी एस के बराबर है। तो यहाँ पर ये बी एस है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? वी आर लिख देंगे। तो ये बराबर लगा दो। इस देखो बी सी प्लस बी आर, बी सी प्लस बी आर, सॉरी 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 सॉरी, आर सी प्लस बी आर है। तो आर सी प्लस बी आर यानी कि वी सी। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, हमें देखो यहाँ से ए बी मिल गया, हमें सी डी मिल गया, हमें बी सी मिल गया। अब हमें चाहिए डी ए। अब डी ए कब मिलेगा? तो डी ए देखो यहाँ पर डी ए कहाँ है? डी ए ये डी और ए। तो डी ए कब मिलेगा? जब आप डी पी प्लस ए पी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? तो देखो यहाँ पर डीपी हमको चाहिए होगा, लेकिन अपने पास डी क्यू है। तो जो डी क्यू है वो डीपी के बराबर है, तो यहाँ पर डीपी लिख सकते हैं। और जो ए एस है वो देखो यहाँ पर क्या बचा फिर? इसके बाद डीपी चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए एपी। तो एपी देखो यहाँ पर जो एएस है, जो एएस है वो एपी के बराबर है, तो यहाँ पर हम एपी लिख देंगे। और डीपी प्लस एपी देखो, डीपी प्लस एपी जो है वो एडी के बराबर है, तो यहाँ पर हम एडी लिख देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है?
इस तरीके से हमने आपको इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर 16 आपको बताए हैं क्वेश्चन। ये आपके 2, 4, 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे, मिक्स थे, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2024 में। टू कंटिन्यू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। आगे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, साइंस की भी हम ही आपको तैयारी कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है, ठीक है। तो ये वीडियो देख लो, 1 घंटे बाद फिर से नई वीडियो आ जाएगी, इसी की आएगी। इसी के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।